हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग अपना जी जान लगा दो, क्योंकि दिसंबर महीने में एलटी का एग्जाम होना है। ठीक है, हम क्या लेकर के आए हैं? हम लेकर के आए हैं मिक्स्ड क्वेश्चन है। किससे किससे? आपने कहा मैम आई से है। आप लोग पहले जान लो क्या क्या पढ़ेंगे। ईयर से है, उसके बाद सलाइवा से है। किससे? सलाइवा से, सलाइवा से है। उसके बाद किससे है? तो आपने कहा मैम रिब्स से है कुछ प्रश्न। और उसके बाद क्या है? लैरिंग्स हो गया, ठीक, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया और ट्रैकिया हो गया। इन 4 5 6 टॉपिक से मैं मिक्स क्वेश्चन 105 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, कितना? 105 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आप लोग बैक टू बैक आंसर देना। देखो प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आप लोग जान ले क्या पढ़ना है। ठीक, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हो कि मैं आपसे पैसा ले लूं और पीडीएफ दे दूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने जैसा कहा है कि मैं आप लोगों से पैसा नहीं लूंगी, तब तक पैसा नहीं लूंगी जब तक मेरे पास कोई एक मेरा हेल्पर नहीं हो जाता, यानी जिसको किसी पे हम सैलरी पे रख नहीं लेते हैं, डिजिटल ब्लैक बोर्ड वगैरह की प्रबंध नहीं हो जाती है, तब तक मैं आप लोगों से पैसा नहीं लूंगी। जब तक मैं अकेले काम कर रही हूँ अपने चैनल पे, तब तक मैं आप लोगों से 1 रुपए नहीं लूंगी। बस आप लोग अगर पैसे देना ही चाह रहे हो तो इतना सा मेरा हेल्प कर देना कि जो ऐड होता है, एडवर्टाइजमेंट को आप लोग देखते रहना। ठीक है, बहुत ऐड आए तो उसको स्किप कर देना, लेकिन एक एक आध 2 मिनट का ऐड आप देख लोगे तो जो पैसा आप देना चाह रहे हो वो यूट्यूब हमें दे देगा। ठीक है, तो हमें आपसे 1 रुपए नहीं चाहिए, बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को क्या चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। बस आपसे मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं मुझे आपसे चाहिए। अगर इतना दे पाते हो तो दे दीजिए, मैं मुंह खोल करके मांग रही हूँ। ठीक है, बाकी पैसे ले लीजिए, मैम पीडीएफ दे दीजिए, मैं पीडीएफ का भी प्रबंध करूंगी। कोई है जिसको मैं भेज करके पीडीएफ में बनवा के मंगवा रही हूँ। ठीक है, जब तक हो सकता है मैं पीडीएफ दूंगी, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरीके से मैं करती हूँ तो इसका पीडीएफ दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बताओ 106 क्वेश्चन का मैं कितना पीडीएफ बना लूंगी, आप लोग भी सोच लो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का नहीं, लेकिन जितना भी बुक वगैरह होता है मैं पढ़ाती हूँ तो उसका मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराती हूँ। कहाँ? तो टेलीग्राम पे। ठीक है, आप लोग क्लास को शुरू करें, बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करें, क्या होगा? अभी आप लोगों को आई से 20 क्वेश्चन मिलेगा, लगातार आप लोगों को इसी से क्वेश्चन मिलेगा। टेलीग्राम पे मैंने एक दिन आई से 10 क्वेश्चन कराया था, जो लोग वहां पे सॉल्व किए होंगे उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहो, मैं एक एक टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोगों का इतना क्वेश्चन करा दूंगी कि सिंगल भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब बहुत बातें हो गई, पहले का आंसर पर बिना बात के हम लोग आंसर करेंगे। आंख का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। 1 सेकंड आप लोग दे दो, मैं मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लूं, यानी फ्लाइट मोड लगा लूं। ठीक है, फ्लाइट मोड नहीं लगा है, किसी का फोन होना आ सकता है, जरा रात को 10 बजने जा रहे फोन खत्म करेगा, लेकिन फिर वो एक बार के लिए चलो ठीक, मैंने फ्लाइट मोड लगा दिया। अब आप आंसर करो। रात को देखो 10 बजे मैं आपका क्लास लगा रही हूँ, इसके बाद क्लास खत्म होगा, 1 घंटे बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, सोऊंगी। घर चलो तो डेली का रूटीन बन गया है। आंसर करें। आंख का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाएगा? द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? आइरिस कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा, रेटिना कहलाएगा एंड पुतली कहलाएगा, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आप बताते पहले का क्या आंसर होगा? आपने आंसर कहा मैम कि जो हमारे आंख का पारदर्शी वाला अग्रभाग होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कार्निया कहते हैं। दूसरे का आंसर करें, क्या होगा? आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से चाहते भी हो ना तो स्क्रीन शॉट एक एक प्रश्न का ले लिया करें। ठीक है, पढ़ते रहो, स्क्रीन शॉट लेते रहो, फिर जब क्लास ओवर हो जाए उस स्क्रीन शॉट को लेकर के फटाफट फटाफट नोट उठा लो और नोट करते चले जाओ। ये भी तो एक तरीका होता है। मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। ठीक है, कि मोबाइल लेकर के अगर पढ़ कोई प्रश्न दिखा मुझे तो स्क्रीन शॉट ले लिया, फिर क्लास ओवर हो गया तो फिर मैंने बाद में क्या किया, नोट कर लिया। इस तरीके से भी पढ़ा करें आप लोग। दूसरे आखिर पीडीएफ लेकर के क्या ही करते हो फालतू में, इस तरीके से अंबार ही लगा होगा पीडीएफ, कितना पीडीएफ कौन खोल के पढ़ता है हम भी जानते हैं। दूसरे का आंसर करो।
मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रेटिना होगा, आइरिस होगा, कॉर्निया होगा एंड लेंस होगा। मानव नेत्र का रंगीन वाला भाग क्या होता है? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम रंगीन वाला भाग होता है जो वो आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। आप लोगों को कैसा प्रश्न लग रहा है ये भी बता देना कि मैम प्रश्न कैसे लग रहे हैं। इस तरीके से मैं करके जितनी भी ह्यूमन एनाटॉमी है यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी एक पार्ट है, मैं एक दिन बोन्स टोटल करा दूंगी, एक दिन लंग्स करा दूंगी, इस तरीके से करके सारी चीजें आपको कि मैं जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है एक एक क्वेश्चन में सारा कंप्लीट करा दूंगी पार्ट बाय पार्ट करके। बस आपको क्या करो, धैर्य बना करके तैयारी करते रहो, ठीक है। मुझ पे ट्रस्ट किए हो तो मैं आप लोगों को पार लगाने की भी जिम्मेदारी उठाती हूँ, ठीक। बस मेरी बातें मान के जो मैं दूंगा पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना ही नहीं, क्वेश्चन को याद भी करते रहो कि चीजें समझ में आए, ठीक है। रेटिना पर पड़ने वाली छवि होती है। द इमेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना इज रेटिना एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक एवं उल्टी, वर्चुअल एंड इफेक्ट यानी काल्पनिक एवं सीधी, रियल एंड इरेक्ट। इरेक्ट इरेक्ट क्या होता है जी? रियल एंड इरेक्ट यानी वास्तविक एंड सीधी, चलो सीधी मतलब इरेक्ट, और नॉन ऑफ दिस यानी कोई नहीं। तीसरे का आप आंसर कर दे क्या होगा? आपने तीसरे का आंसर कर दिया मैम। रेटिना पे जो छवि बनती है, जो इमेज बनता है, वो वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। तो सीधा कैसे हम लोग देखते हैं? तो ये चीजें जाती है ब्रेन को इंडिकेट करता है, तो ब्रेन इसे उल्टा करके हमें दिखाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। फोर का आंसर करें क्या होगा? ये प्रश्न हमने पूछा था टेलीग्राम पे कि रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू, रॉड कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं ब्राइट लाइट यानी तेज रोशनी में, डिम लाइट यानी मंद रोशनी में, कलर यानी रंग में, बोथ हियर वी डोंट नो। आप बता दें, हमारे आंखों में दो कोशिकाएं होती हैं, दो सेल्स होते हैं, एक रॉड होता है दूसरा कोन होता है ना? तो यस मैम होता है। तो इसी में कोई एक ऐसा होता है जो कलर के प्रति संवेदनशील होता है। अब आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम मंद रोशनी में क्या होती है? यह संवेदनशील होती है। किसमें? मंद रोशनी में। आपने कहा मैं मंद रोशनी में, तो यस मंद रोशनी में क्या होती है? संवेदनशील होती है, ठीक है। डिम लाइट में। फाइव का आंसर करते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होती है? विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। आप इसका आंसर तो बिना टाइम टेकिंग के भी बता दोगे कि मैम ये आंसर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सिक्स का आप आंसर करें क्या होगा? द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द आई इज, नेत्र में लेंस का कार्य है क्या है? इमेज फॉर्मेशन यानी छवि बनाना है, लाइट रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन है, लाइट एब्जॉर्प्शन यानी प्रकाश अवशोषण है, लाइट जनरेशन यानी प्रकाश उत्पन्न करना है। आप बता दें क्या होगा? नेत्र में लेंस का कार्य होता है। क्या कार्य होगा? तो आपने कहा कि नेत्र में लेंस का कार्य छवि बनाना होता है। क्या? इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेवन का आंसर कर दे क्या होगा? कार्निया और लेंस के बीच पाया जाने वाला द्रव है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग जरूर बताना प्रश्न कैसे लग रहे। वाकई अच्छे हैं कि केवल अपनी मुंह अपनी तारीफ, अपने मुंह अपने क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ठीक है, ये वाली बात तो नहीं है। जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैम वाकई क्वेश्चन अच्छे हैं। और क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखना कि लेवल है कि नहीं है, ठीक है। मैं लेवल मेंटेन करके लाती हूँ। कार्निया और लेंस के बीच पाया जाने वाला द्रव है क्या है? विट्रियस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, लैक्राइमल द्रव है यानी फ्लूइड है, नॉन ऑफ दिस है यानी इनमें से कोई है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अश्रु ग्रंथि को हम लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं ना? तो उसी से कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता है क्या? तो आपने कहा नहीं मैम, एक्वस ह्यूमर जो होता है ये क्या होगा?
कार्निया और लेंस के बीच में पाया जाने वाला एक लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, प्रश्न को नोट डाउन करके रख लेना। ठीक, 8 का आंसर करें। रेटिना में पाया जाता है। द रेटिना कॉन्टेंट्स क्या पाया जाता है? रोड्स एंड कोन सेल पाए जाते हैं। आइरिस एंड प्यूपिल पाया जाता है, यानी आइरिस व पुतली पाई जाती है। लेंस एंड कार्निया, लेंस व कार्निया पाई जाती है। नन ऑफ दी, कोई नहीं। आप आंसर करते क्या होगा? आपने एक का आंसर कर दिया है कि मैम रोड्स व कोन्स पाए जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि दो कोशिकाएं होती हैं, पहला रॉड होता है, रोड होता है, रॉड रॉड रॉड, ठीक है, और दूसरा कोन होता है। 9 का आंसर करके, कभी रॉड हो जाता है, कभी रोड हो जाता है। ठीक है, 9 का आंसर करें। द स्मॉल ओपन इन द आइरिस इज कॉल्ड, आइरिस में छोटी खुली जगह कहलाती है। रेटिना कहलाएगी, लेंस कहलाएगा, पुतली कहलाएगा यानी पीपल, और कार्निया कहलाएगा। आइरिस में छोटी खुली जगह क्या कहलाती है? बता दे क्या कहलाएगी। तो आपने आंसर कर दिया मैम, पुतली कहलाती। क्वेश्चन टफ लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। ठीक है आंखें ही, लेकिन कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप लोग उस चीज को देख पा रहे हो। ठीक है, 10 का आंसर करें। नेत्र लेंस बना होता है केराटिन का, प्रोटीन का, कोलेजन का और कैल्शियम। 10 का आंसर कर दें, क्या होगा? 10 का आप आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया मैम, नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होगा? तो आपने कहा मैम प्रोटीन का बना होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस का आंसर। किसका बना होगा? तो प्रोटीन का बना होता है। 11 का आंसर का जब तक तो आप आंसर देख लिए होंगे, क्योंकि मुझे टाइम लग गया खींचने में। 11 का आंसर करें। कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? Which part controls the amount of light इंटरनिंग, इंटरिंग है, इंटरिंग मतलब इंटर करना, इंटरिंग द आई। आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, लेंस हो गया, कार्निया होगा। कौन सा भाग होगा जो आपके आंख में प्रकाश जा रही प्रवेश कर रही है तो उसको कंट्रोल करता है, नहीं रेगुलेट करता है? तो आपने आंसर कर दिया मैम, आइरिस का ये कार्य होता है। किसका? आइरिस का ये कार्य होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक एक छोटे से बड़े क्वेश्चन में ऐसा करा दूंगी कि वाकई आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे हर चीज में। बस आप मेरे साथ धैर्य बना करके ऐसे बने रहो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, एक आध ऐड देख लिया करो, बस इतनी सी मेरी हेल्प कर दो। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मायोपिया इज करेक्टेड बाय, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है कैसे? कॉन्वेक्स लेंस से यानी उत्तल लेंस से, कॉनकेव लेंस से यानी अवतल लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस, नन ऑफ दिस यानी कोई भी नहीं। 12 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने 12 का आंसर कर दिया मैम, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। आप कहोगे मैम कैसे हम याद करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, और क्या होगा? अवतल होगा। और आपने कहा मैम दूर दृष्टि दोष, पहले भी मैं बता रही हूँ, दूर दृष्टि दोष तो आपने कहा मैम उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे भी छोटा है, दूर मतलब क्या हो गया? 2 अक्षर हो गया, यहाँ पे 3 अक्षर हो गया। ठीक, देखते रहना, दूर के साथ 3 अक्षर हो गया, और यहाँ पे 3 अक्षर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम 4 अक्षर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बातें? दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? आपने कहा मैम दूर, तो दूर बोलने में ऊ आ रहा है, ऊ को हम उत्तल के साथ लगा देंगे, यानी दूर दृष्टि देश को सही करने में हम क्या यूज करेंगे? तो आपने कहा मैम कॉन्वेक्स करेंगे, यानी उत्तल लेंस हम लगा देंगे। और निकट के दृष्टि दूर करने में हम क्या करेंगे? तो आपने कहा मैम अवतल लेंस लगा देंगे, यानी कॉनकेव लेंस लगा देंगे। और निकट में 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लेना। ऐसे ही मैं याद कर रखती हूँ, और लगभग लगभग सारे लोग भी ऐसे ही याद करते हैं। जहाँ जिसके साथ भी आप पढ़ने जाओगे वो आपको ये ट्रिक जरूर बताएगा कि बेटा बच्चा इस तरीके से आप याद रख लें। ठीक है, तो आंसर आप जान गए क्या होगा।
रूटीन का आंसर करते कुछ दिमाग भी लगाया करो, हर चीजें रटने उठने को मत दिया करो ध्यान। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय, दूरदृष्टि दोष ठीक किया जाता है। पहले तो आप ये जान लो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जो अभी पीछे था क्या था, निकट दृष्टि दोष था, उसको क्या कह रहे थे, तो आपने कहा मैं मायोपिया कह रहे थे, क्या मायोपिया कह रहे थे, ठीक है, क्या कह रहे थे, मायोपिया कह रहे थे। हाइपर मतलब क्या हो गया, गुस्सा हो गया, क्या हो गया, गुस्सा हो गया। और मेट्रो मतलब क्या हो गया, आपने कहा मैम ट्रेन हो गया, क्या हो गया, मेट्रो, आप भी जानते हो ना मेट्रो ट्रेन, और मेट्रो गाड़ी तो बिल्कुल बैठ, तो क्या हो गया, ये जो पिया हो गया, पिया इस तरीके से पूरा तोड़ लिया करो, क्या हो गया, हाइपर मेट्रोपिया हुआ ना, क्या हुआ, हाइपर मेट्रोपिया। तो पिया क्या हो गया, गुस्से में आकर के, हाइपर होकर के मेट्रो में बैठ करके हमसे दूर चला गया। कहाँ चला गया, हाइपर होकर के, हाइपर यानी गुस्से में, गुस्से में होकर के मेट्रो में बैठ करके हमसे दूर चला गया, कहाँ चला गया, हमसे दूर चला गया। तो हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आपने कहा मैम कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे, किसका, कॉन्केव का करेंगे। तो आप इसको याद कैसे करोगे, इसको तो आप याद कर लिए कि इंग्लिश में मैम हाइपर मेट्रोपिया को हम दूर दृष्टि दोष लगा देंगे, ठीक है, क्या हो गया, हमारी आंखों से दूर हो गया, मेट्रो में चला गया, पिया दूर हो गया, तो हमारी आंखों से दूर हो गया। इस शब्द को ही तोड़ोगे तो इसमें ट्रिक मिल जाएगा, हाइपर मेट्रो और पिया, हाइपर मेट्रो पिया, गुस्से में होकर के पिया मेट्रो में बैठा और मुझसे दूर हो गया, मेरी आंखों से दूर हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश में आप कैसे याद करोगे, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, तो कॉन्वेक्स क्या होगा, आपने कहा मैम कॉन्वेक्स, चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस दूर का उत्तर लगा लेना, ये चीजें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक कैसा लगा जरूर बता देना, आप कहोगे मैम अलग से ट्रिक लाएंगे, तो ट्रिक कहीं से अलग से नहीं है, बस यही पढ़ लो, हाइपर मेट्रो और फिर पिया, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैं उसी शब्दों में ट्रिक खोजती हूँ, मैं अलग से ट्रिक नहीं रटाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये कॉन्केव जो हो गया, अवतल हो गया, ये किसका है, तो आपने कहा मैम निकट का है, और क्या हो गया निकट का, मायोपिया हो गया, क्या हो गया, MA, मायो, पिया हो गया, क्या हो गया, मायोपिया हो गया। तो मायो मतलब मेरा, और पिया मतलब पिया, यानी मायोपिया क्या है, तो मेरा पिया निकट है, मेरे पास है, ठीक है, क्या है, निकट है, मेरे पास है, इस तरीके से करके आप याद कर लेना, ठीक है। 14 का आंसर करें आप, क्या होगा, रेटिना पर दृष्टि की स्थिरता रहती है, कितने रहेगी, आप आंसर पढ़ लो, तो मैं ऑप्शन बताऊंगी, सही वाला आंसर बता दूंगी, ऑप्शन पढ़ो, आंसर मैं बताऊंगी, ठीक है। 14 का आपने आंसर कर दिया मैम, तो 1/16 क्या होगा, 1/16, यानी रेटिना पर दृष्टि की स्थिरता कितने सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड के लिए हमारे आंखों के रेटिना पे कोई भी इमेज होता है स्थिर होता है, यही ना, तो यस मैम यही कहना चाह रहे हैं, ठीक। 15 का आंसर करते, क्या होगा 15 का आंसर, द ब्लाइंड स्पॉट इन आई हैज, नेत्र की ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, तो वनली रॉड्स केवल रॉड कोशिकाएं होती हैं, वनली कोन्स केवल कोन्स कोशिकाएं होती हैं, नो रॉड एंड नो कोन्स, यानी कोई कोशिकाएं नहीं होती हैं, बोथ रॉड एंड कोन्स कोशिकाएं। आप लोग अगर ट्रिक फॉलो करोगे तो आप कहोगे मैम वनली वनली को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो वनली वनली तो होगा नहीं, तो यस बिल्कुल भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, बोथ होगा कि नन, नो नन होगा या नो होगा, तो आपने कहा मैम नो होगा, क्योंकि स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रोग होता है और ना ही कौन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आंसर दिया भी, 16 का आंसर कर दे, क्या होगा, 16 का आंसर करें, फोबिया स्ट्रेनलिस में पाई जाती, फोबिया सेंट्रेलिस हैज वनली रोड्स केवल रोड कोशिकाएं, वनली कोन्स केवल कोन कोशिकाएं, बोथ दोनों यानी कोशिकाएं रोड एंड कोन्स, और नॉन ऑफ दिस। ऐसे प्रश्न लगता है, प्रश्न का लेवल वाकई बहुत हाई है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं थोड़ा सा लो भी कर दूंगी, 16 का आपने आंसर कर दिया मैम, केवल कोन कोशिकाएं होती, अब यहाँ पे देख लो ये चीजें सही हो गई, मैंने कहा ना 99%, 1% वनली सही होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मैंने कहा ना, इसीलिए मैं कभी भी 100% नहीं कहती हूँ, 99% ही मैं करती हूँ, यानी 1 आध % ये सही होने के चांस हो जाते हैं।
जैसे आज की केस में हुआ है। आंसर करें 17 का। नेत्र की समायोजन शक्ति का अर्थ है क्या है? फोकस लंबाई समायोजित करना, तो एडजस्ट ऑफ द फोकल लेंथ, चेंजिंग द प्यूपिल साइज, पुतली का आकार बदलना, कंट्रोलिंग टीयर्स यानी आंसू का नियंत्रण करना या नियंत्रित करना, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कर दे 17 का क्या होगा? तो 17 का आपने आंसर किया ए, फोकस लंबाई समायोजित करना। क्या होगा? फोकस लंबाई समायोजित करनी। ठीक है, लंबाई समझ गया। ठीक है, 18 का आंसर करते। आंख की सबसे बाहरी परत होती है, जो हमारे आंखों में सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई इज, कार्निया होगा, स्क्लेरा होगा, रेटिना होगा, लेंस होगा। 18 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया है कि मेमोटीन का स्क्लेरा हो जाएगा। क्या होगा? स्क्लेरा हमारे आंख की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, 19 का आंसर करें क्या होगा? 19 का आंसर करते क्या होगा? आंख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है? रेटिना है, कार्निया है, आयरिस है एंड पुतली यानी प्यूपिल्स है। आप बता दें क्या होगा? आंख का कौन सा भाग विद्युत संकेतों में बदलता है? कौन सा भाग बदलेगा? तो आपने 19 का आंसर कर दिया कि रेटिना बदलता है। कौन बदलता है? आपने कहा मैम रेटिना बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करते क्या होगा? कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क तक दृश्य सूचना पहुंचाती? मैंने कहा ना, हमारे रेटिना पे क्या चीजें दिख रही थी, तो वास्तविक दिख रहा था लेकिन उल्टा दिख रहा था। तो उस उल्टा को सीधा कौन करता है? तो ब्रेन सीधा करके दिखाता है। ठीक है, अक्षर हमारे रेटिना पे उल्टी पड़ती है, कोई भी चीज हम देखते हैं तो उल्टा दिखता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है उसे सीधा करके हमारे सामने देता है। तो कौन सूचना पहुंचाएगी? स्वर स्व स्व श्रवण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्वस, घ्राण तंत्रिका, ऑल्फैक्टरी नर्वस और मोटर नर्वस यानी मोटर तंत्रिका। आप बता दें क्या करती है? तो आपने आंसर कर दिया कि 20 का बी। आंख हम लोग पढ़ रहे हैं तो दृष्टि तंत्रिका हो जाएगी, कान पढ़ते तो श्रवण तंत्रिका हो जाता, घ्राण पढ़ते तो श्वास वाला पढ़ते तो घ्राण हो जाता। इस तरीके से मैम इसका आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आंख से अब आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन आंख से ले आए थे। अब यहाँ से क्या हो गया? दांत से। अच्छा हाँ, दांत से ही मैं क्वेश्चन लाए। देखो, अब यहाँ से टिप से आप लोगों के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते चलो स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं देखो क्या क्या चीजें लेकर के आए हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, बोन है यानी हड्डी है, इनामेल है, डेंटिन है एंड कैल्शियम है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो क्या होगा? ये आंसर कर दिया कि मैम इनामल होगा। क्या होगा? इनामल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा? एक वयस्क मानव में कुल दांतों की संख्या होती है। 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, आपने आंसर कर दिया कि मैम 32 आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करें तीसरे का। तीसरे का आंसर कर दें। बच्चे में दांतों का पहला समूह कहलाता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड, मिल्क टीथ कहलाएगा यानी दूध के दांत, परमानेंट टीथ कहलाएगा यानी स्थायी दांत, मोलर टीथ होगा यानी दांत, और विजडम टीथ होगा यानी असली दांत। इसी को कहते हैं बुद्धि वाला दांत कहते हैं। ठीक है, जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं। तो तीसरे का आप आंसर कर दो क्या होगा? आपने आंसर कर दिया तीसरे कि मैम बच्चे के जो पहला दांत होता है उसे हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, फोर्थ का आप आंसर कर दो क्या होगा? दांत की सबसे कठोर बाहरी परत होती है। द हार्डेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज, एनामेल होगा, डेंटिन होगा,
पल्प होगा एंड सीमेंटम होगा। फोर का आंसर करे क्या होगा? तो आपने फोर का आंसर कर दिया कि ए यानी इनामेल होगा। क्या होगा? इनामेल होगा। ठीक है। फाइव का आंसर आप करते। दांत जबड़े में किससे जुड़ा होता है? The, the tooth is fixed in the jaw by। जौ मतलब जबड़ा होता है। ठीक है। क्या होगा? जौ मतलब जबड़ा है। अपर जान लोअर जॉ होता है, तो ऊपरी जबड़ा है, निचली जबड़ा होता है। तो आपने आंसर दिया है जड़ होगा, मुकुट यानी क्राउन होगा, नेक यानी गर्दन होगा, नर्वस यानी तंत्रिका होगा। तो दांत जबड़े में किससे जुड़ा होता है? आपने आंसर कर दिया कि मैम फाइव का जड़ यानी रूट से जुड़ा होगा। ठीक। क्राउन तो दांत तो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होगा, गिद्दी वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्राउन कहते हैं, इसको हम कहते हैं। ठीक है। सिक्स का आंसर करते क्या होगा? भोजन काटने के लिए कौन से दांत उपयोग किए जाते हैं? दांत आप लोग पढ़ते हो ना, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। ये हिंदी इंग्लिश में नाम है। हिंदी वाले नाम से आप दांत को नहीं याद करेंगे, क्योंकि वो चीजें टफ हो जाती हैं। तो दांत का कौन सा हिस्सा है जो आप काटोगे? इस तरीके से अगर आपका जबड़ा होता है तो यहाँ वाले दांत होते हैं चार गो, हम इन्हीं से तो काटते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, हम इन्हीं से क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है। तो इनका कार्य क्या है? काटना। और ये कौन से दांत होते हैं? तो आपने कहा मैम इंसीजर होते हैं। कौन होते हैं? इंसीजर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपने कहा इंसीजर यानी अग्र चौवारक होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? इंसीजर होगा यानी अग्र चौवारक होता है। अगर यही पूछ दे कौन सा फाड़ते हैं, तो ये जो इस तरीके से दांत नोकीला वाला होता है, दोनों जबड़े में दो दो होता है, इसका काम क्या है? फाड़ने का। आप लोग देखते हो जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, उन सबके ये वाले दांत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फाड़ करके खाना होता है मांस को। हम लोगों में भी देखो दो दो ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दोनों जबड़े में चार करके दिया होता है। यही क्या होते हैं? अगर चौवानक कैनाइन होता है। ठीक। इस तरीके से आपको प्रश्न पढ़ते चलता चलना है। आंसर करें। केनाइन टीथ आर यूज्ड फॉर। रत्नक दांतों का उपयोग होता है कटिंग यानी काटने में, टीयरिंग यानी फाड़ने में, ग्राइंडिंग यानी पीसने में, चुइंग यानी चबाने। आप आंसर कर दे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यही होता है ना? तो यस मैम यही होगा। तो इसका काम काटना हो गया, इसका फाड़ना हो गया, इसका चबाना हो गया, इसका भी चबाना हो गया। तो किसका पूछ रहा है? आपने कहा मैं गर्दनक का पूछ रहा है, कैनाइन का। तो कैनाइन का कार्य क्या है? आपने कहा मैं फाड़ना है, तो आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से एलिमिनेट करके जब आप पूरा दांत पढ़ लोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं है। तो सेवन का आंसर हो जाएगा बी यानी फाड़ने का। अरे इसी में था क्या एट? चलो एट का आंसर आप कर दे। एट मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसी में। दांत की पल्प गुहा में पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? दी पल्प कैविटी टूथ कंटेंस इनामेल होगा, रक्त वाहिकाएं व तंत्रिकाएं होगा, डेंटिन होगा एंड कैल्शियम होगा। एट का आंसर करते आपको क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करते हैं। आपने एट का आंसर कर दिया है। आंसर कर दिया आपने कि मैम एट का हो जाएगा दंत गुहा में पल्प। यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? रक्त वाहिकाएं व तंत्रिकाएं आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड नर्वस। नाइन का आंसर करें। दांतों में सड़न मुख्यतः किससे होती है? तो वायरस यानी विषाणु से, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से, फंगस या फंगी यानी कवक से, लैक ऑफ कैल्शियम कैल्शियम की कमी से। दांत क्यों सड़ने शुरू हो जाते हैं? आपने आंसर कर दिया मैम कि बैक्टीरिया की वजह से दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं। टेन का आंसर करें आप, क्या होगा? अक्ल दाढ़ किस आयु में आती? द विस्डम टूथ appears at the age of 6 to 8 years, 12 to 14 years, 17 to 25 years, 30 years.
किस एज में अक्लदान आता है? 10 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया। मैं 17 से 25 के बीच में ये जो अक्लदान होते हैं निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये समय थोड़ा सा लंबा भी खिंच जाता है, ये जरूरी नहीं कि 20 30 ओटी भी हो जाता है, ठीक है। एक बच्चे में दूध के दांतों की संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन चाइनीज 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा एंड 30 होगा। आंसर कर देंगे मिल्क टीथ कितने होंगे। आपने आंसर कर दिया कि मैम 20 होगा। फिटनेस आंसर दूध के दांत 20 होते हैं या 12 का आंसर आप कर दे क्या होगा। 12 का आंसर करो। दांतों द्वारा भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। The process of teeth breaking down food into smaller pieces is called, उसे हम डाइजेशन कहेंगे यानी पाचन कहेंगे, मैस्टिकेशन कहेंगे यानी चमोड़न यानी चबाना कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे यानी शोषण कहेंगे, इन इनजेस इंजेशन कहेंगे यानी निगलना कहेंगे, इंजेशन इंजेशन यानी निगलना कहेंगे। आप आंसर करते 12 क्या होगा। तो आपने 12 का आंसर कर दिया कि मैं मेस्टिकेट करना होता है यानी चमोड़ चमोड़ होता है। मेस्टिकेट मतलब क्या होता है, चबाना होता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दो। मैं आधा नींद में रहती हूँ, नींद में रह करके मैं आधा रात को खाना खा रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी से नींद आनी शुरू हो गई, रात को 10:26 हो रहा है, ठीक है। कब आप लोग का क्लास खत्म होगा, हम कब खाना खाएंगे, ठीक। तो आधी तो मैं नींद में रहती हूँ। विच पार्ट ऑफ द टूथ टूथ लाइज एबव द गम, दांत का कौन सा भाग मसूड़ों के ऊपर होता है। जड़ यानी रूट होगा, क्राउन यानी मुकुट होगा, गर्दन यानी नेक होगा, पल्प यानी पल्प होगा। 13 का आंसर आप करें क्या होगा। तो आपने 13 का आंसर कर दिया कि मैम 13 का हो जाएगा बी यानी मुकुट होता है। क्या होगा, मुकुट होता है, ठीक। 14 का आंसर करें क्या होगा। डेंटिन पाया जाता है, डेंटिन इज फाउंड, डेंटिन पाया जाता है इनामिल के अंदर, इनसाइड द इनामिल, इनसाइड द पल्प यानी पल्प के अंदर, आउटसाइड द इनामिल यानी इनामिल के बाहर, इन द जॉ बोन यानी जबड़े की हड्डी में। तो आपने आंसर कर दिया मैंने इनसाइड द इनामिल, क्या है, इनसाइड द इनामिल, ठीक है। यानी इनामिल के अंदर क्या पाया जाता है, डेंटिन पाया जाता है। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर आप लोग बता देना। इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट करके मैं आप लोग का पूरा फिजियोलॉजी कंप्लीट करा सकती हूँ। जरा सा बता दें। विच मिनरल्स इज मोस्ट एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत धातु के लिए सबसे आवश्यक खनिज कौन सा है। लोहा यानी आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है। अब कहोगे हम इसको कहाँ से फूड एंड न्यूट्रिशन वाली चीजें घुसाते हैं। आंसर करते 15 का क्या होगा। तो आपने 15 का आंसर कर दिया मैं, कैल्शियम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। 16 का आंसर करें। दांतों में फ्लोराइड की कमी से होने वाला रोग है। द डिजीज कॉजेड बाय लैक ऑफ फ्लोराइड इन टीथ इज, मसूड़ों की सूजन, फ्लोरोसिस, दांतों की सड़न, दांत क्षय। आप लोग आंसर करो, फटाफट आंसर कर लो। 33 मिनट क्लास हो चुका है। क्वेश्चन कितना हुआ है, 36वां क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपने आंसर कर दिया कि मैम 16 का आंसर जल्दी करो, आपको मुझे बहुत तेज नींद लग रही है। आपने कहा मैम 16 का हो जाएगा डी, यानी दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है फ्लोरोलिन की कमी से, ठीक है। 17 का आप आंसर करें क्या, भोजन को पीसने में से दांत सहायता करते हैं। अगर चमन यानी सीजर होगा, कैनाइन यानी अगर चमारा चमारा, आंसर गलत दिया इंग्लिश वाला। प्री मोलर एंड मोलर होगा, नन ऑफ दिस होगा। पीसने का कार्य पूछ रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो
हिंदी में क्या होता है जी? चमोड़क अगर चमोड़क नहीं, चमोड़क अगर चमोड़क नहीं, रत्न कृंतक रत्न, तो क्या होगा? कृंतक रत्न अग्र चमोड़क चमोड़क, यही होता है ना? यस मैम, यही होता है। तो कैसे है, इन सीजर के सामने चमोड़क दे दिया है, ये आप देख रहे हो कि नहीं? ये टाइप गलत हुआ है कि नहीं? बिल्कुल गलत हुआ है मैम। इस तरीके से इंसेजर कैनाइन थ्री मोलर एंड मोलर, यही है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हम मैच अगर करा दे तो ये होगा। तो कैसे यहाँ पर चमोड़क दे दिया है? अगर चमोड़क के लिए तो मोलर होगा ना। ये चीजें यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक। हिंदी वाली ऑप्शन गलत है, तो आपने आंसर कर दिया है। 117 का हो जाएगा। प्री मोलर एंड मोलर का कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? पीसते हैं। पीसने का कार्य कौन करता है? लास्ट वाले जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं, यही तो पीसते हैं। तो आपने कहा यस मैम, यही पीसते हैं जो 5 दांत होते हैं, ठीक है। पांचेस से बड़े पांचेस में, पांचेस को पांचेस में। इस तरीके से आप आंसर दे देना। कि मैम गलत भी होगा तो भी हम सुधार देंगे। 18 का आंसर करते हैं। डेंटल प्लेक्यू इज मेनली कंपाउंड ऑफ डेंटल फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक मुख्यतः किससे बना होता है? फैट यानी वसा से, बैक्टीरिया व जीवाणु व लार से, बैक्टीरिया व सलाइवा से, प्रोटीन से, एंजाइम। 18 का आंसर करके क्या होगा? तो आपने 18 का आंसर कर दिया है। 18 मतलब 38 का आप आंसर कर दिए। मैं भी जीवाणु व लार से, जो बीच में आए होंगे कह रहे होंगे चल रहा 18, अब बोल रहे हैं 38, ठीक है। आप लोग ये नहीं समझ पाओगे कि 20 क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्या है? वह ऊतक जो दांत को जबड़े की हड्डी से जोड़ता है। द टिश्यू दैट anchors the tooth to the jaw bone is। डेंटिन है, सीमेंटम है, इनामेल है, पल्प है। 19 का आंसर करे क्या होगा? तो 19 का आंसर आपने कर दिया, सीमेंटम होगा। क्या होगा? सीमेंटम हो जाएगा, ठीक। 20 का आंसर आप करे क्या होगा? जब स्थायी दांत आने शुरू होते हैं तो वह समय होता है। द टाइम when permanent teeth start appearing is। 1 से 2 ईयर होगा, 3 से 5 ईयर होगा, 6 से 12 ईयर होगा, एंड 15 ईयर होगा। 20 का आप आंसर करके क्या होगा? तो 20 का आपने आंसर कर दिया सी, 6 to 12 ईयर हो जाएगा। कब? जब स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं छोटे बच्चों के, तो 6 साल से 12 साल के बीच में स्थायी दांतों के निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया? आपने कहा मैम अब यहाँ से कान से क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो 20 to 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपके कान के क्वेश्चन मिलेंगे। कान किसका अंग है? द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ गंध व स्वाद का, श्रवण व संतुलन का, दृष्टि और स्पर्श का, स्पर्श का, स्मेल एंड टेस्ट का, हियरिंग एंड बैलेंस का, विजन एंड टच का, टेस्ट एंड टच का। आप बता दी क्या होगा? आपने कहा मैम श्रवण और संतुलन का हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सेकंड का आंसर करें। कान का बाहरी भाग कहलाता है। दी आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, पीना कहलाएगा, पोपलिया कहलाएगा, ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा कहलाएगा, ओसिकल्स यानी ओसिकल्स कहलाएगा। सेकंड का आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम। जो बाहरी परत होगा उसे हम क्या कहेंगे? आप यही पूछ रहे हैं ना, क्या हम यही पूछ रहे हैं? तो आपने कह दिया मैम, उसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस तरीके से कान वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, इसी हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना, ठीक है। क्या कहेंगे? पिन्ना कहेंगे। थ्री का आंसर ये तो कान की नली समाप्त होती है। द ईयर कैनॉल विंड एट द ओवल विंड डाउन अंडाकार छिपी, ईयर ड्रम कान का पर्दा, पोपलिया, और क्या है? आर्टोटरी नर्वस यानी श्रवण तंत्रिका। आंसर करते थ्री का क्या होगा? आपने थ्री का आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा कान का पर्दा। क्या होगा? कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम होगा। फोर का आप आंसर कर दे क्या होगा? मध्य कान की 3 हड्डियां सामूहिक रूप से कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ओसिकल्स, उपास्थि, कशेरुका और श्रवण हड्डी।
आप आंसर करो, फटाफट आंसर करो, मेरी स्पीड स्लो है। आपने आंसर कर दिया मैम। ओसिकल्स कहलाता है। क्या? ओसिकल्स कहलाता है। प्रश्न कैसे लग रहा है जरूर बता देना, स्पेशली पीजीटी वाले बच्चे। मध्यकान की हड्डियां हैं, कौन कौन सी हैं? मेडियस, इंकस एंड स्टेप्स, रेडियस, अल्ना एंड ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला एंड फीमर, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया हुआ है। आपने कह दिया मैम रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस ये हाथ की हड्डियां हैं। कहाँ की? हाथ की हड्डियां हैं। टिबिया, फिबुला एंड फीमर कहाँ की हैं? तो पैर की हड्डियां हैं। बचा आपका ये तीनों ऑप्शन। ये कहाँ हो गया? कान के मध्य की हड्डियां होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सिक्स का आंसर करें। अंदर कान को और किस नाम से जाना जाता है? कॉक्लिया, लेबिरिंथ, पिना और टैम टैम पेनम क्या कहलाएगा? तो पिन्ना तो आप लोगों ने देख लिया कि बाहरी था, तो ये तो आंसर होने से रहा। तो आपने मैम कह दिया कि मैम ये होने से रहा, तो लेबिरिंथ आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लेबिरिंथ आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? आउट ऑफ सिलेबस है क्या मैम? आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपकी कमजोर तैयारी है। ठीक है, क्या है? कमजोर तैयारी है। सेवन का आंसर करें। कॉक्लिया सहायक होता है बैलेंस यानी संतुलन में, हियरिंग यानी श्रवण में, स्मेलिंग यानी सूंघने में, स्पीकिंग यानी बोलने में। सेवन का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने सेवन का आंसर कर दिया। ये आंसर हो जाएगा क्या होगा? श्रवण यानी सुनने में कॉक्लिया क्या करती है? हेल्प करती है। इसका आंसर करें एट का। सेमिक सेमिकर कूलर कैनॉल सहायक होती है श्रवण में, संतुलन में, स्वाद में, गंध में। तो ये दोनों आंसर तो होने से रहा, इन्हीं दोनों में से होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि हो जाएगा संतुलन यानी बैलेंस बना करके खड़े होने में। कान का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो आपको संतुलित रखने में। ठीक है, आप कहोगे ये तो कार्य ब्रेन का भी होता है, तो ब्रेन का होता है, लेकिन कान का भी कार्य होता है। ठीक है, आप आंसर कर दिए बैलेंस यानी संतुलन। नाइन का आप आंसर कर दें। श्रवण तंत्रिका कान को किससे जोड़ती है? यानी श्रवण तंत्रिका किससे जोड़ती है? ब्रेन से, मस्तिष्क से, आई यानी मुंह यानी नाक से, जीभ यानी टंग से। आप आंसर कर दे किससे जोड़ेगी? तो आपने आंसर कर दिया मैं ब्रेन यानी मस्तिष्क से जोड़ती है। ठीक है, टेन का आंसर करें। कान का पर्दा कंपन करता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट ड्यू टू। एयर यानी वायु से, प्रकाश यानी लाइट से, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों से, हीट यानी ऊष्मा से। इसका तो आंसर आप बहुत इजी गो कर पा रहे होंगे। किलोमीटर का क्वेश्चन है हम लोगों के लेवल का। तो क्या होगा? ध्वनि तरंगों से। क्या होगा? ध्वनि तरंगों से। 11 का आंसर करें। यूस्टेशियन नली का मुख्य कार्य है ध्वनि पहुंचाना, ट्रांसमिट साउंड, बैलेंस एयर प्रेशर, वायु दबाव संतुलित करना, प्रोड्यूस वैक्स यानी मैल बनाना, प्रोटेक्ट ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे की रक्षा करना। इसका क्या कार्य है? आप बता दो जरा सा। 11 का आंसर कर दे। तो आपने 11 का आंसर कर दिया कि मैम बी। मेरा कान नहीं लगा थे जलाना सुनते सुनते। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम इसका आंसर हो जाएगा बी। और बी में क्या लिखा हुआ है कि वायु दबाव संतुलित करना। ठीक है, 12 का आंसर करो। 13 करो, 12 का करो। ईयर वैक्स इज सिक्रेटेड बाय। कान का मैल किसके द्वारा बनता है? स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि, तैलीय ग्रंथियां, सिरुमिनस ग्रंथियां। आप बता दें क्या आंसर होगा? ये प्रश्न थोड़ा टफ होगा। तो आपने कहा मैम सिरुमिनस ग्लैंड जो होंगे ये क्या होते हैं? कान में मैल के लिए जिम्मेदार होते, यही मैल बनाता है। 13 का आंसर कर दे। कान की मैल का क्या कार्य है? बताओ, कान की मैल का भी कार्य होगा। तो यस, कान की नली की रक्षा करना, ध्वनि अवशोषित करना, दबाव संतुलित करना, ध्वनि पहुंचाना, बैलेंस प्रेशर, ट्रांसमिट साउंड, एब्जॉर्ब साउंड, प्रोडक्ट ईयर कहना। आप बताते क्या होगा? 13 का आप आंसर करेंगे कि मैम हो जाएगा कान की नली की रक्षा करना। कैसे नली की रक्षा करेगा? उसको गीला करके उसको तर बनाए रखना। ठीक है, 14 का आंसर कर दे। ऐसे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं
आप लोग देख लिए कि नहीं देख लिए? हियरिंग लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑडिटरी नर्वस इज कॉल्ड, श्रवण तंत्रिका की क्षति से होने वाले बहरापन कहलाएगी। श्रवण तंत्रिका अगर आपकी खराब हो गई हो तो उस बहरेपन को हम क्या कहेंगे? संचारी बहरापन, तंत्रिकी बहरापन और स्थायी बहरापन है मानसिक बहरापन। प्रोटीन का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने प्रोटीन का आंसर कर दिया कि मैम प्रोटीन का आपका आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिकीय बहरापन। क्या होगा? तंत्रिकीय बहरापन। ठीक है, 15 अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बस इतने क्वेश्चन नहीं, ईयर से लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कान का वह भाग जो ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलता है क्या है? पीना है, कोक्लिया है, कान का पर्दा है, ऑक्सिक्स है। पीना है, कोक्लिया है, ईयर ड्रम है, ऑक्सिल ऑफ नहीं ऑसिकल्स है। आप आंसर करते 15 का क्या होगा? आपने कहा है कोक्लिया होता है। क्या होगा? कोक्लिया ही है जो ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदल देता है। ठीक है, क्या होगा? कोक्लिया हो जाएगा। कोक्लिया की संरचना कैसी होती है? सर्पिल ट्यूब की तरह होती है। अब यहाँ से आप लोग किससे क्वेश्चन मिलेंगे? तो सलाइवा से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सलाइवा से क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग रेडी रहना। लार का स्राव किसके द्वारा होता है? सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथियों से, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों से, सेबेसियस ग्लैंड यानी तैली ग्रंथियों से, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथियों से। आप लोग आंसर करें पहले का, तो आपने आंसर कर दिया मैम, पहले का हो जाएगा लार ग्रंथियों से। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। अब मैं इंग्लिश वाला नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जा रहा है। मैं हिंदी वाले को पढ़ेगी, तुरंत मैं निकलूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा होंगे, प्रश्न आपके भी ज्यादा बचे हुए हैं। द एंजाइम present in saliva is, लार में उपस्थित एंजाइम है पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो आपने कहा टाइलिन है। फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तीसरे का आंसर कर दे। टाइलिन किसके पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। और थोड़ा सा क्वेश्चन लेजी कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लो हो गया। अब आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आपने कहा मैम कार्बोहाइड्रेट के लिए टाइलिन हेल्प करता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और का आंसर कर दे क्या होगा? और का आंसर लार में पाया जाता है। सलाइवा कंटेंट्स वाटर होगा, श्लेष्मा होगा, एंजाइम होगा, प्रोसेस सभी होगा। तो आपने कहा मैं वाटर, ग्लूकोस और एंजाइम ये सब हो जाते हैं कहाँ? लार में पाए जाते। लार में 99% जल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 5 का आंसर करते। अब आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अपना फटाफट क्वेश्चन हो रहा है। मानव लार का पीएच कितना है? कैसा होगा नेचर में? उसमें कैसा होगा? अम्लीय होगा, उदासीन होगा, हल्का क्षारीय होगा, तीव्र क्षारीय होगा? आप आंसर कर दें कि लार कैसा होगा, लार का पीएच कैसा होता है। तो आपने कहा मैम इसका पीएच कैसा होगा? हल्का क्षारीय होगा। क्यों हल्का क्षारीय होगा कि हल्का अम्लीय होगा? आपने कहा मैम बच्चों के लिए तो कहा जाता है बच्चों का लार हल्का क्षारीय अम्लीय होता है, लेकिन आप यहाँ हल्का क्षारीय बता रही हैं। देख लेना उस क्वेश्चन को, तो जरा मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप जरा देख लो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अम्लीय होता है। ठीक है, 6 का आंसर करें। होता है तो कितना होता है, जरा पीएच मान भी बता देना, तो मैं बता लेंगी। मैं देख लूंगी कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, नानाप्रिस। आप आंसर करते क्या होगा? आपने आंसर किया मैम कि सबसे बड़ी जो आप कह रही हैं वो पैरोटिड ग्लैंड होती है, इसी में स्वेलिंग होती है तो मप्स नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? मप्स यानी गलछुआ रोग हो जाता है। ठीक है, 7 का आंसर करें। लार सहायक होती है, सलाइवा हेल्प इज। लार वाले क्वेश्चन आप लोग से बन रहे होंगे क्योंकि मैं हमेशा लार का जहां भी आता है मैं तुरंत एक्सप्लेन कराया करती हूँ, इसीलिए ताकि चीजें आपके लिए इजी हो जाए। लार सहायक होती है किससे? डाइजेशन यानी पाचन में, भोजन को चिकना बनाने में, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, और स्पीच एंड सैलोइंग यानी बोलने और निगलने में, और ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में क्या करता है? काम हेल्प करता है। क्यों करता है ना? तो यस मैम, हर चीज में क्या करता है? लार हेल्प करती है। ठीक है, अगर लार ना हो तो हम लोग भोजन निगल ही ना पाए। अब आप यहाँ आंसर कर दो कि एक वयस्क में लार का दैनिक स्राव लगभग होता है, लगभग अप्रोक्स पूछ रहा है, तो आपने आंसर किया है। द डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितना एक दिन में पेशाब होता है, रक्त का सॉरी सलाइवा, तो 100 से 200 ml, 500 से 1500 ml,
और 50 ml और 2 से 3 लीटर, तो 2 से 3 लीटर तो बहुत हो जा रहा है। कहा मैं पेट का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 से 1500 ml क्या होता है पर डे हमारे यहाँ लार बनता है। ठीक है, आप ये देख लेना। 9 का आंसर आप कर दो। पैरोटिड ग्लैंड क्वेश्चन लाने के लिए क्या होगा, आपने कहा मैं पैरोटिड ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्रंथि मुख में किस नली द्वारा खुलती, वाटर नली, स्टेंसल नली, बार्थोलिन नली, नॉनातीस। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होगा नया, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कभी प्रश्न पढ़ाया है। ये क्वेश्चन तो मैं कहाँ से खोज खोज के आप लोगों के लिए टाइप कराती हूँ, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आपने कहा बी यानी स्टेंसल नली, क्या होगा, स्टेंसल नली। ठीक है, 10 का आंसर करते हैं आप लोग। कौन सी लार ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। इस तरीके से अगर ये हम बना दें तो एक ऐसे जबड़े से आता है, एक कान के नीचे से आता है, यहाँ से आता है। इस तरीके से ऐसे ग्रंथियां तीनों होती हैं। यहाँ कान के बगल से एक जाता है, यहाँ एक जबड़े से जाता है, और एक यहाँ इस तरीके से आता है। तो ये 3 होती हैं। तो जीभ के नीचे से पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि आपकी पैरोटिड होगी, कि सबलिंगुअल होगा, कि सबमैंडिबुलर होगा, कौन सा होगा, आप आंसर कर देंगे। तो आपने आंसर कर दिया कि 10 का मैम हो जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो कान के नीचे से आती है। कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो हमारे कान के नीचे से आती है। 11 का आंसर करें। लार में म्यूकस का कार्य क्या है, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार देना, लुब्रिकेंट फूड यानी भोजन को चिकना कर देना, और क्या है, डाइजेस्ट फैट यानी फैट को पचा देना। तो ये तो बिल्कुल गलत कह दिया, CHO होता तो यहाँ पे ये सब आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपने आंसर किया मैम कि 11 का आंसर होता है बी यानी भोजन को चिकना बना देना। आप कहोगे मैम कैसे कीटाणु का भक्षण कर देता है, तो लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। ये भी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, 12 का आंसर कर दे आप लोग। लार में लाइसोजाइम, देखो आ गया, लार में लाइसोजाइम मदद करता है स्टार्च बचाने में, जीवाणु नष्ट करने में, हार्मोन बनाने में, नाना बीज यानी कोई भी नहीं। तो 12 का आप आंसर कर दो, क्या होगा। आप लोग समझते ही नहीं हो मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला देती हूँ। तो आपने कहा मैम किल बैक्टीरिया यानी जीवाणु को नष्ट करने में, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। 13 का आप आंसर कर दे, क्या। आप लोग मानोगे नहीं, जब मैं तैयारी करती थी एक एक चीज, एक एक बॉडी की वजह से लगता था ना कि वाकई मैं डॉक्टर हो चुकी हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि थोड़ा सा मैं और अच्छे से पढ़ी होती, घर वाले ठीक ठाक थोड़ा पढ़ा दिए होते, तो मैं भी नीट की तैयारी कर ली होती। ठीक है, कुछ ऐसी फीलिंग आती थी। अब तो नहीं उतना, अब चीजें क्या है जल्दी जल्दी, अब आप लोग को पढ़ाने लगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें रिवाइज मैं करती रहती हूँ। नहीं तो जब मैं तैयारी करती थी तो वाकई लगता था कि मैं जैसे डॉक्टर हो जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें मुझे याद थी। लार की कमी में होता, सब मैं जानते नहीं, बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया ना, जैसे नौकरी पा गए तो साल भर 1.5 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अपना खुद का नहीं, बस क्लास का ही चीजें पढ़ाती थी। अब क्लास में इतने डीप जा जा के प्रश्न नहीं बनता है, जब आप खुद के लिए पढ़ोगे तो ऐसे प्रश्न पाओगे। तब मैं फिर दोबारा जब अपनी पढ़ाई शुरू की तो अब धीरे 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 चीजें आप लोग को मैं रिवाइज कराती हूँ, तो मेरा भी रिवाइज होते रहता है। लार की कमी में होता है, क्या होगा, टूथ डिग डिगाय यानी दांतों की सड़न, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना, निगलने में कठिनाई, और क्या होगा, फलाइटिस। आप 13 का आंसर को जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत देर हो गई। तो 13 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, लार की कमी हो जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है, दांत भी सड़ने लगते हैं, और निगलने में कठिनाई भी होती है। सारे लार क्या करता है, इन सब में हेल्प करता है। 14 का आंसर कर दे। सब मैंडिबुलर ग्रंथि स्थित होती है, जीभ के नीचे होगी, निचले जबड़े के नीचे होगी, कान के पास होगी, तालू पर स्थित होगी। आप अभी पीछे से पढ़ते आ रहे हो तो इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। आपने कहा मैम निचले जबड़े के नीचे से ये क्या होती है, निकल करके आती है। ठीक है, बिलो द लोअर जॉ। ठीक, 15 का आंसर आप करो। 15 का आंसर करो। पाचन में लार की मुख्य भूमिका है, क्या है, प्रोटीन पचाना, वसा पचाना, स्टार्च पचाना, विटामिन अवशोषण करना। तो पाचन में लार की पूछ रहा, तो लार के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च डाइजेशन लार करता है, तो 15 आंसर हो जाएगा सी, यानी आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे मिलेगा, लैरिंग्स फेरिंग्स एंड ट्रेकिया से। रेडी हो जाओ करने के लिए। आपने कहा यस मैम हम रेडी हैं।
लेकर के आ जाओ, ठीक है। आप 60 क्वेश्चन कर चुके हो और आप लोगों के पास 45 क्वेश्चन बचा हुआ है। पेरेंट्स किसके लिए एक सामान्य मार्ग है। 54 मिनट हो गया है, लग रहा मुझे क्वेश्चन आपको तो बंद करना पड़ेगा। पेरेंट्स किसके लिए एक सामान्य मार्ग है, तो भोजन और वायु, रक्त और वायु, केवल वायु, केवल भोजन। तो केवल केवल सही नहीं होगा, रक्त और वायु होगा नहीं, तो फूड एंड एयर आंसर हो जाएगा। आपने कहा मैम पहले का आंसर आपने लगा दिया ए, यानी ए ही सही होगा। ठीक है, क्या होगा, फूड एंड एयर हो जाएगा। सेकंड का आंसर करें, लैरिंग्स को और किस नाम से जानते हैं। विंड पाइप यानी श्वास नली, वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र, ट्रैकिया यानी गला, एपिग्लॉटिस यानी उपकंठ स्वच्छंद। आप दूसरे का आंसर करते क्या होगा, आपने कहा मैम वॉइस बॉक्स होगा यानी स्वर यंत्र होता है। ठीक है, कैसे प्रश्न लग रहा है जरूर आप लोग बता देना। इस तरीके से मैं सब कुछ आप लोगों का रिवाइज करा दूं फटाफट। ट्रेकिया को किस नाम से जाना जाता है, तो द ट्रेकिया इज नोन आल्सो नोन एज अन्न नली यानी फूड पाइप, विंड पाइप यानी श्वास नली, वॉइस बॉक्स यानी स्वर तंत्र, नोजल कैविटी यानी नासिका गुहा। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा आंसर करते। तो आपने कहा मैम ट्रेकिया को हम विंड पाइप यानी श्वास नली कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फोर का आंसर करें, ट्रेकिया को सहारा देता है। द ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय मसल्स रिंग एंड पेशीय बल, कार्टी कार्टिलेज कार्टिलेजेनियस रिंग यानी उपास्थीय बल, बोन रिंग्स यानी अस्थायी बल है, और अस्थायी नहीं जी, अस्थीय बल है। क्या होगा, अस्थीय बल है। और न नादेज यानी इनमें से कोई नहीं। फोर का आंसर करें क्या होगा, आपने आंसर कर दिया मैम उपास्थीय बल यानी कार्टिलेजियस रिंग जो होगा उसे सहारा देता है। किसको, तो ट्रैकिया। अब आप आंसर कर दे, एपिग्लॉटिस का कार्य है। द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज ध्वनि उत्पन्न करना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन पचाना, गैसों का विनिमय यानी टू एक्सचेंज गैस, टू डाइजेस्ट फूड, टू प्रोवाइड फूड फ्रॉम इंटरनिंग ट्रेकिया। अब जल्दी जल्दी आंसर करो। आपने आंसर किया मैम एपिग्लॉटिस जो इस तरीके का अगर आप बनाती हैं, यही फूड पाइप हो गया, यही विंड पाइप हो गया, यहाँ पे किस तरीके से ढक्कन होता है, यही एपिग्लॉटिस होता है। तो श्वास नली और भोजन नली, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसी को हम ढक्कन पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास में, ठीक है। सिक्स का आंसर करो, लैरिंग्स में पाया जाता है। स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड, और सीलिया, केवल उपास, एल्वुलाई यानी वायु कोश। तो एल्वुलाई तो लंग्स में पाया जा रहा है, क्यों, आपने आंसर कर दिया कि मैम सिक्स का हो जाएगा स्वर, क्या हो जाएगा, स्वर रज्जु हो जाएगा। ठीक है, सेवन का आंसर कर दो आप, क्या होगा, ट्रेकिया विभाजित होती है, ट्रेकिया विभाजित होती है ब्रोंकाई में, वायु कोश यानी एल्वुलाई में, फेरिंग्स में, नासिका गुहा में, नोजल कैविटी में। आप सेवन का आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने सेवन का आंसर कर दिया मैम ब्रोंकाई में। क्या, ट्रेकिया इस तरीके से, ये ट्रेकिया है, ये क्या है, आपने कहा मैम यही ब्रोंकाई है। क्या हो गया, ये जो है यही ब्रोंकाई है, ठीक है, क्या है, ब्रोंकाई है। तो इसमें क्या हो गया, ट्रेकिया किस, ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया किस में बट गया, आपने कहा मैं ब्रोंकाई में बट गया, किसमें, ब्रोंकाई में बट गया। आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी कि आप देखते रह जाओगे, ठीक है। फेरिंक्स मुंह को किससे जोड़ता है, आमाशय यानी स्टमक को, अन्न नली या श्वास नली यानी इपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया को, नोज यानी नाक को, लंग्स यानी फेफड़े को। एट का आप आंसर करते क्या होगा, तो आपने एट का आंसर कर दिया कि मैम बी, यानी अन्न नली और श्वास नली को फेरिंक्स जोड़ता है, ठीक है। नाइन का आप आंसर करते क्या होगा, स्वर रज्जु बने होते हैं मांसपेशी यानी मसल से, बोन यानी हड्डी से, कार्टिलेज यानी उपास्थि से, लिगामेंट यानी स्नायु बंधन से। आप आंसर करते नाइन का क्या होगा, तो नाइन का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा मांसपेशी से, किससे, मांसपेशी से, ठीक है। अरे सॉरी, किससे हो जाएगा, आपने कहा मैम स्नायु बंधन से, किससे, स्नायु बंधन से। मैंने आंसर नहीं देखा, मैंने यूं ही लगा दिया। आपने कहा मैम ठीक है ना, कुछ होगा स्नायु बंधन से, ठीक, बिना देखे मैं लगा दी ना, इसीलिए। टेन का आंसर कर दो, मैंने कहा लाओ, क्या हो, स्वर रज्जु का कंपन स्वपिस उत्पन्न करते हैं, उष्मा, ध्वनि, वायु और प्रकाश। टेन का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने टेन का आंसर कर दिया कि मन ध्वनि हो जाएगा, मेरे साउंड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम भी इंसान। लैरिंग्स स्थित होता है
बता दो। फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में, नाक और फेरिंग्स के बीच में, और इपिग्लॉटिस एंड स्टमक के बीच में, इनरली और आमाशय के बीच में। आप आंसर कर दो क्या होगा 11 का। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 11 का हो जाएगा क्या, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में लैरिंग्स स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग भी जरा सा बता देना। द इनर वॉल ट्रेकिया इज लाइंड विद, ट्रेकिया की भीतरी दीवार सीलिया युक्त कला, पेशी उतक उपास्थ्य कार्टिलेज, कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। 12 का क्या आंसर होगा, आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम सीलिया युक्त उपकला क्या होता है, ट्रेकिया के भीतरी दीवार पर होता है। आपको मैम ये क्या होगा, तो ट्रेकिया के भीतरी दीवार पर जैसे हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, इसी तरीके से ऐसे लगा होता है। और ये क्या करता है, जो भी चीज होते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनको क्या करता है, हमारे अंदर नहीं पहुंचने देता है। ये बाल जो होता है धूल मिट्टी करके को क्या करता है ना, यही रोक लेता है, जो नाक से बचा हुआ अंदर जाते हैं। ठीक है, इधर पर देखो सिलिया एक तो कला होगा। अब यहाँ पे आंसर कर दे 13 का क्या होगा, ट्रेकिया में सिलिया का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो प्रश्न आ ही गया, मैं एक्सप्लेन नहीं अब करूंगी। ठीक है, भोजन पचाना, धूल व जीवाणुओं को रोकना, ध्वनि बनाना, श्वसन नियंत्रित करना। तो आप आंसर तो दे लोगे, तो मैम अभी एक्सप्लेन कर दी है, हम लोगों के लिए इजी हो गया, धूल और जीवाणु को रोकना। इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती, शांति से पढ़ी हूँ, बस केवल आपको कराने चली जा रही हूँ। ठीक है, 14 का आंसर करें, पुरुषों में लैरिंक्स होता है, क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा और उभरा हुआ होगा, अपसेंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा यानी लचीला होगा। 14 का आंसर करो क्या होगा। तो आपने कहा मैम बड़ा और उभरा हुआ होता है। इस तरीके से आप लोग अगर आदमियों को देखते होंगे तो यहाँ पे गले में ऐसे फूला होता है, इसी को क्या कहते हैं, पेड़ा में फल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ा में फल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देख लो, सच में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, पेड़म से फल बना होता है थायराइड उपास्थिका, क्रिकॉइड उपास्थिका, रेटिनॉइड उपास्थिका और एपिग्लॉटिस का। आप बता दो, एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगी। तो आपने आंसर कर दिया, मैं थायराइड उपास्थिका होता है तो गले में होगा। ठीक है, गले में होता है, मैंने फिगर भी बना के आपको उल्टा सीधा कार्टून बना करके दिखा दिया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा रिप्स से, और यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्लास यहाँ से ओवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और आप लोगों के बचे हुए हैं। आपने कितना क्वेश्चन कर लिया, तो आपने 85 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, कितना, 85 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, आप आंसर कर दो फटाफट। पसलियां किसका भाग है, खोपड़ी का मुख, पिंजरा का मेरुदंड का कोण का। आपने कहा मैम रिब्स केज का भाग होता है, रिब्स केज। ठीक है, सेकंड का आंसर करो फटाफट, आप आंसर करो। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या होती है, अरे भगवान, 1 घंटा 2 मिनट होगा, फटाफट आप तो कर दो आंसर। आपने कहा मैं पेयर में पूछ रहा है कि संख्या में, तो कुल संख्या पूछ रहा है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है, तो संख्या कितनी है, अगर 12 जोड़े आप बता दोगे तो संख्या भी 24 हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ आंसर देना होता है। बच्चे पिंजरा सुरक्षा करता है, दर किसको प्रोटेक्ट करेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, हृदय और फेफड़े को, यकृत और गुर्दे को, आंतों को। अब बहुत अच्छे से जानते हो फेफड़े के नीचे क्या होता है, हृदय है, फेफड़ा होता है, पिंड बच्चे के नीचे क्या होता है, हृदय है, फेफड़ा होता है। ठीक है, अरे भाई इसमें आंसर क्या कहाँ जा रहा है, और का आंसर कर दे। ऊपरी 7 जोड़ियां पसलियां कहलाती हैं, यानी 1 नंबर से 7 नंबर तक क्या कहलाती हैं। अपने आंसर कर दिया मैम, ट्रू रिप्स यानी वास्तविक पसली, फॉल्स रिप्स यानी झूठी पसली, फ्लोटिंग रिप्स यानी तैरती हुई पसली। तो आपने आंसर कर दिया मैम, ट्रू रिप्स यानी वास्तविक पसली है। मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आप लोगों को वाकई बहुत दमदार लगते होंगे, अगर मैं बुक से करा देती हूँ तो इजी हो जाता है। ठीक है, आंसर करो, अगली 3 जोड़ी पसलियां यानी 8वीं 10वीं क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, फ्लोटिंग रिप्स, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स एंड रोज थिक टर्नामेटर्स। बहुत अच्छे से आप उसका आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम इसका भी हम लोग आंसर दे लेंगे। क्या होगा, छोटी पसली होती है 8 9 10 11। ठीक है, कौन सी, 8 9 10 11 फॉल्स होती है। 6 का आंसर करते, अंतिम 2 जोड़ी पसलियां क्या कहलाती है, यानी 11 और 12 नंबर की। तो आपने आंसर कर दिया मैम, क्या कहलाती है, वास्तविक पसली यानी ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स यानी झूठी पसली, फ्लोटिंग रिप्स यानी तैरती पसलियां, और क्या होगा, थोरेसिक रिप्स यानी बख्शी पसलियां। आपने आंसर कर दिया मैम, फ्लोट करती हैं, इस तरीके से तैरती रहती हैं। ठीक है, ये कौन सी है, तो ये फ्लोटिंग रिप्स होती है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर।
ये सब तो मैं आप लोगों को रटा रखी हूँ। क्यों? वो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें रट गई है कि नहीं रट गई है? यस मैम, रट चुकी है। तरफ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करो। आप क्लास को प्लीज आप लोग शेयर करें ठीक। 7 का आंसर करें। पक्ष पिंजरा रीढ़ से जुड़ा होता है। is connected to the spine 8। पक्षी कशेरुकाओं पर, ग्रीवा कशेरुकाओं पर, लंबर वर्टिब्रा यानी कटी कशेरुकाओं पे, और सैक्रल वर्टिब्रा यानी त्रिकास्तिक कशेरुकाओं पे। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो 7 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा पक्षी कशेरुकाओं पे। किस पे? पक्षी कशेरुकाओं पे, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा पे। ठीक है, आंसर करें 8 का। 8 का क्या आंसर होगा? वास्तविक पसलियों का अग्रभाग जोड़ने मिलता है। मेरुदंड यानी स्पाइन, स्टर्नम यानी गोस्त से, क्लैविकल यानी हंसली से, स्कैपुला यानी स्कैपुला से। आंसर करते क्या होगा 8 का? तो 8 का आपने आंसर कर दिया है, उरोस्त से जुड़ी होती इस तरीके से जो होता है। ये कैसे जुड़ा होता है? वास्तविक पसलियां पूछ रहे हैं 1 से 7 नंबर की पसलियां कैसी होती है? तो आपने कहा डायरेक्ट जुड़ी होती है, आप लोगों ने भी देखा है। फिर इस तरीके से चीजें क्या होती है, कहीं में आके जुड़ जाती है। ठीक, मैंने सब फिगर के साथ में आपको पढ़ा रखा है। जो ना पढ़े हो पुराने वीडियो सारा देख डाले। पसलियां सहायता करती है श्वसन में यानी ब्रीदिंग में, डाइजेशन यानी पाचन में, सर्कुलेशन यानी संचरण में, मूवमेंट यानी गति में। तो पसलियां कहाँ हेल्प करेंगी? आपने कहा मैम पसलियां हमारे श्वसन में हेल्प करती हैं। कहाँ? श्वसन में हेल्प करती है, यानी ब्रीदिंग में हेल्प करेंगी। 10 का आंसर आप कर दे। श्वास लेते समय पसलियों की गति होती है, कैसी होगी? तो ऊपर से बाहर की ओर होगी, डाउनवर्ड टू इनवर्ड होगा, नीचे से भीतर की ओर होगा, वनली अपवर्ड होगा, वनली इनवर्ड होगा। आप बता दो, केवल ऊपर होगा, केवल भीतर होगा, ऊपर नीचे दोनों होगा, ऊपर बाहर दोनों होगा। 10 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम ऊपर और बाहर की ओर होता है, ऊपर भी होता है और फुल करके बाहर भी आता है, तो बिल्कुल सही है। 11 का आंसर आप करके। अब यही क्वेश्चन आप लोग का लास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। तो वह हड्डी जिससे पसलियां आगे की ओर जुड़ी होती हैं, स्कैपुला, पुरोस्टी, असली और कशेरुका, वर्टिब्रा, क्लैविकल, स्टर्नम एंड स्कैपुला। आप आंसर कर दे 11 का क्या होगा? तो 11 का आपने आंसर कर दिया मैम स्टर्नम यानी पुरोस्टी हो जाएगा। 12 का आंसर कर दे क्या होगा? तैरती पसलियों की कुल संख्या होती है। तो द टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिप्स, तो 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर एंड 6 पेयर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 11 और 12 नंबर की होती है, तो 2 पेयर होती है यानी 2 जोड़े होती है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न तो आप लोगों को यूं ऐसे चुटकी बजा करके आते हैं। क्यों? मैंने कहा बिल्कुल मैम। पसलियां पीछे की ओर जुड़ी होती है स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से, स्टर्नम यानी उरोस्थ से, पेल्विस यानी शोण से, स्कल स्कल यानी खोपड़ी से। 13 का आंसर करते हैं। आपने कहा मैम रीढ़ की हड्डी से पीछे पसलियां इस तरीके से जुड़ी होती, मैंने आप लोगों को दिखा रखा है कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वहीं जाकर के जुड़ जाती है। ठीक है, 14 का आंसर करते आपको छोटा करके। 14 का देखने में तो अच्छा होता होगा ना, तो बिल्कुल भी कोई आपको भी दबाव नहीं पड़ रहा होगा, तो खूब बड़ा बड़ा इमेजिन कर देते हैं। ठीक है, बक्ष पिंजरा बना होता है, किसका बना होगा? पसलियां, उरोस्थी और पक्षी का शेरुकाएं, पसलियां और असली, केवल पसलियां, केवल असली। आंसर करते क्या होगा? 14 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, पसलियां, उरोस्थी और पक्षी का शेरुकाएं। ठीक है, रिप्स, स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। इंग्लिश वाला शब्द जरूर आप लोग घसीटते लेते चलो, भले ही पढ़ने हैं ना। 15 का आंसर कर दो। पसलियां बनी होती है बोन्स एंड कार्टिलेज का, वनली बोन्स, कार्टिलेज वनली मसल्स, इसका बनी होती है पसलियां। तो आपने कहा मैम पसलियां हमारी बनी होती है, दोनों चीजों की बनी होती है, बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों की मिक्स बनी होती है। 16 का आंसर कर दो क्या होगा? पसलियों में उपास्थि का कार्य है। द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन डिप्स इज, पसलियों को लचीला बनाना, वजन बढ़ाना, कैल्शियम संग्रह करना, फूलना। अब 16 का आंसर करते क्या होगा? 16 का आपने आंसर कर दिया मैंने होगा पसलियों को लचीला बनाना। 17 का आंसर करते आप क्या होगा? झूठी पसलियां जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? सीधे उरोस्थ से होती हैं, अप्रत्यक्ष उरोस्थ से होती है, यानी इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है। फ्लोटिंग फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से जुड़ी होती है,
वर्टिब्रा वल्ली केवल कशेरुकाओं से जुड़ी होती है। 17 का आप आंसर करते हैं। ये आंसर कर दिया मैम कि इनडायरेक्टली जो होती है स्टर्नम से जुड़ी होती है। इस तरीके का बना होता है। तो कुछ पसलियां जो होती है डायरेक्ट यहाँ से आकर के ऐसे मिलकर के ये ले जाकर के जो लगती है, इसे ही क्या कहते हैं, झूठी पसली कहते हैं। ठीक है, अब 17 का भी आंसर दे ले गए, 18 का आंसर कर दो। अब यही आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और बचे हुए। ठीक है, क्या हो, इंटरकॉस्टल मांसपेशियां पाई जाती हैं पसलियों के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में, डायफ्राम में, अंगवर्तन में। आप आंसर कर दो 18 का क्या हो जाएगा। तो 18 का आपने आंसर कर दिया मैं, पसलियों के बीच में यानी बिटवीन टू रिब, बिटवीन द रिब्स में होती है। ठीक है, अब आप लोगों का यही 2 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। 1 घंटे से ऊपर आप लोग का क्लास हो गई, 1 घंटा 10 मिनट हो गया भाई। द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इज, वास्तविक पसलियों की संख्या होती है कितनी, 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, 8 जोड़े। तो कितनी होंगी वास्तविक पसलियों की संख्या। आपने कहा है मैम 7 जोड़े होते हैं। कितने, 7 जोड़े। 1 से 7 होता है ना, ये दोनों किनारे होता है ना। आपने कहा मैम 7 जोड़े होते हैं। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, बता देना क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट कर देना, शेयर कर दो क्लास को, एडवर्टाइजमेंट आए तो देख लिया करो। बस इतना मेरा हेल्प कर दो, बाकी मसले कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से मुझे। देख लो रात को 11:05 हो गया, क्लास सब मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगी, कब खाना खाऊंगी, कब एडिट करूंगी। आप लोगों को ये चीजें नहीं दिखती है, जरा सा देख लिया करो। 20 का आंसर करो। पक्ष पिंजरा श्वसन में सहायता करता है, सिकुड़ने और फैलने से, टूटने और जुड़ने से, केवल ऊपर की ओर गति से, स्थिर रहने से। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो 20 का आपने आंसर कर दिया मैम, सिकुड़ने और फैलने से। ठीक है, इस तरीके से करते हुए 1 घंटा 11-12 मिनट में हम लोग का क्लास क्या हो गया, 105 क्वेश्चन हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी से किया। अब आप बता देना इस तरीके से मैं क्या ला सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।